नमस्कार दोस्तों, मैं रजत खन्ना और आप देख रहे हैं एसटीएन पे खास पेशकश ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा के शो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आ रही थी पिछले दिनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि कोरोना के बाद जब 56 देशों ने 3000 लोगों पर एक रिसर्च की और रिसर्च के जो परिणाम थे वो काफी चौंकाने वाले थे। इस रिसर्च में करीबन 203 ऐसे लक्षण पाए गए लोगों में जो थोड़ा सा उनको असहज कर रहे थे उनके जीवन में कहीं ना कहीं, और खासतौर पे ये जो रुकावटें थी वो थी तंत्रिका तंत्र। तो इन चीजों को लेकर के हम बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर एसएन गौतम साहब। एसएन गौतम साहब कोटा मेडिकल कॉलेज में सह आचार्य हैं और एक लंबा उनके पास में अनुभव है। आपने गौतम साहब हमारा समय दिया, आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार, शुक्रिया आप यहाँ पे आए। गौतम साहब, जैसे मैंने कहा कि नई रिसर्च जो आई है उसमें कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों में अलग अलग सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। क्या आपका भी कोई इससे साक्षात्कार हुआ कि लोग इस तरह से बोल रहे हैं? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम मेडिकल कॉलेज कोटा में जब पेशेंट को देखते हैं आउटडोर में, तो जो मरीज होते हैं हमारे पास अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर के आते हैं। जहाँ तक मैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित विषय पे बात करूँ तो कई बार मरीज हमारे पास आते हैं कि एक हाथ में दर्द है, सुन्नपन है, उंगलियां झंझनाहट करती है, या इस तरह की पेशेंट आते हैं जो एक तरफ का चेहरा लकवेग्रस्त हो गया उनका, और कई बार ऐसा होता है कि कमर से लेकर के नीचे का दोनों पैर सुन्न हो जाते हैं, या टखने से जो नीचे का हिस्सा है उसमें झंझनाहट बनी रहती है। ये सब समस्याएं उनको कोरोना के पहले नहीं थी और कोरोना के बाद में ये समस्याएं उनको उत्पन्न हुई है। और उन परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा सा जो मरीज होते हैं असहज महसूस करते हैं अपने आप को, और कुछ मरीज तो जो चिकित्सक को दिखाने आते हैं कुछ अपने घरेलू उपचार ले लेते हैं। घरेलू उपचार के दौरान जब मरीज अपने कोई कभी मालिश करवाना, कभी इस तरह का कुछ काम करवाते हैं, आराम नहीं आता है, तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड होकर के हमारे पास आते हैं। इनमें कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गुलेन-बारे सिंड्रोम। स्थिति इतनी गंभीर होती है कि उसको शुरुआत में दोनों पैरों में सुन्नपन और कमजोरी आती है। धीरे धीरे वो सुन्नपन और कमजोरी बढ़ते हुए शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती है, और कई बार तो मरीज की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके चारों हाथ पैर में लकवा हो जाता है, सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगती है। चिकित्सक उसको भर्ती करते हैं आईसीयू में, वेंटिलेटर पर रखते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, पर कई बार उसको बचा नहीं पाते हैं। तो स्थिति एक सामान्य झंझनाहट से लेकर के जानलेवा, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड समस्याएं कोरोना के बाद उत्पन्न होती है। कई बार हम देखते हैं मरीज को स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के बाद खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और जो धमनियां होती है खून ले जाने और लाने के लिए, उनमें कहीं ना कहीं क्लोट जमा हो जाते हैं, तो मरीज को कभी हार्ट अटैक आते हैं। उसी तरह से ब्रेन में स्ट्रोक की समस्याएं बढ़ गई हैं और ब्रेन में स्ट्रोक आते हैं। तो इसलिए जो पेशेंट होते हैं उनको इन चीज़ों के लिए जागरूक होना चाहिए, और अगर कोई भी परेशानी उनको इस तरह की होती है तो उनको चिकित्सक से तुरंत परामर्श हेतु आना चाहिए और परामर्श लेना चाहिए। आपका ये कहना है कि मतलब कुल मिलाकर के जो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह काफी इस समय बढ़ गए हैं। एक डॉक्टर साहब, जो मेरी चिंता का विषय ये है कि आमतौर पे घरों पे रहने वाली महिलाएं हों या गांव में बैठा हुआ, ग्रामीण परिवेश में बैठा हुआ व्यक्ति है, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, जो उनको जानकारियां हासिल होती हैं, और खास तौर से सोनपन के बाद में वो मालिश करवाने का तो एक ऐसा आम पैटर्न है कि अगर कहीं कोई झंझनाहट भी हो रही है तो वो मालिश कराने चले जाते हैं। तो ऐसे मामलों में आखिर क्या वजह है कि वो तत्काल डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं करके और वो एक झोला छाप या एक देसी इलाजों की तरफ चले जाते हैं? देखिए, एक सामान्य भ्रांति है कि जैसे आज घर में किसी को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो मान के चलता है कि मैं घरेलू उपचार ले लूँ, मसाज करा लूँ, कुछ मालिश कर लूँ, कुछ जो भी कुछ इस तरह की घर में दवाइयाँ हैं वो खा लूँ, या फिर वो मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ लेकर के उससे खाना पसंद करता है, लेकिन वो डॉक्टर के यहाँ जाना पसंद नहीं करता। उसके पीछे एक मानसिक रूप से जो उनके अंदर एक भय है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ जांचें कराएंगे, कुछ उसमें से परेशानी निकल आएगी तो हो सकता है ऑपरेशन करना पड़े, हो सकता है बीमारी और बढ़ जाए। लेकिन उसके पीछे अगर वो दूसरे तरह से उसको सोचेगा तो पता लगेगा कि जांच कराने से उसको बीमारी निकल भी आई तो उसका इलाज संभव है। अगर वो आंख बंद करके बैठ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है बीमारी लाइलाज हो जाए। आमतौर पर इग्नोरेंस जिसे बोलते हैं कि जानबूझ करके अनजान बने रहना, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, इसलिए वो डॉक्टर के पास आना नहीं चाहता। मान लीजिए डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल हमारे हिंदुस्तानियों की या एक लंबे लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है कि वो अक्सर बैक पेन से पीड़ित रहते हैं। मेरे बैक पेन है, मैंने बहुत लंबा समय तक सरवाइव कर लिया, कल दिखा देंगे, आज दिखा देंगे, मैं टालता जा रहा हूँ,
और जब मैं आपके पास आता हूं तो आप मेरे को बताते हैं कि आपका छल्ला हिल गया है अपनी जगह से। ऐसे रोगी का फिर क्या होता? देखिए, सबसे पहली तो बात जो है कि लंबाई से बैक एक का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये एक भ्रांति है कि अगर मैं लंबा हूं तो मेरे कमर में दर्द रहेगा, मेरी कमर की लंबाई ज्यादा है इसलिए कमर में दर्द होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रकृति जो है, भगवान ने जो बनाया है उस सबको बेस्ट जो है मॉडल वो बनाया है। इतनी अच्छा शारीरिक रचना जो अपनी करी गई है, मुझे नहीं लगता कोई साइंटिस्ट इसको दोबारा बना सकता है, इतनी कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक भ्रांति है कि लंबा है आदमी तो उसको कमर में दर्द होगा। कमर में दर्द बेसिकली पोस्चर रिलेटेड ज्यादा होते हैं। पोस्चर से रिलेटेड, जैसे आगे झुक के वजन उठा रहे हैं, झुक करके काम कर रहे हैं, सीधे पोस्चर में नहीं बैठते। आपने देखा होगा, जैसे कभी कोई सीरियल में, पुराने जमाने के सीरियल देखेंगे आप तो ऋषि मुनियों को दिखाते हैं बिल्कुल सीधे बैठते हैं। अभी क्या होता है, हर कोई झुक करके बैठते हैं। ऐसे आमतौर पे आदमी झुक करके बैठता है, अपना काम करने के लिए जितना आलस उसमें हो सकता है उतना आलस वो यूज करता है। किताब पढ़ने के लिए ऐसे करेगा, कंप्यूटर के लिए ऐसे करेगा, बिल्कुल वो झुक जाता है, अपने आप को झुका लेता है। अगर वो सीधा बैठेगा तो बैक का जो पोस्चर है वो सही रहेगा। सही रहेगा तो जो कमर से संबंधित परेशानियां हैं वो आधी तो वैसे ही हल हो जाती हैं, अगर अपना पोस्चर सही रखे। तो लंबा आदमी जितना झुकेगा उतना उसका पोस्चर कम होगा, पोस्चर उतना झुकेगा उतना ज्यादा तकलीफ बढ़ेगी। तो लंबाई से लेना देना नहीं है, बेसिकली पोस्चर से है। हाँ, दूसरी बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर किसी को लगातार कमर में दर्द बना हुआ है तो कमर में दर्द बना रहता है, तो अगर वो पर्टिकुलर केवल एक जगह बना हुआ है तो उसको हम ये मान के चलते हैं कि मसल में स्पाज्म रहेगा। तो मसल में स्पाज्म जो है बहुत चीजों से आ सकता है। आपके पोस्चर से हो सकता है, आपके कैल्शियम की कमी हो सकती है, आप दूध वगैरह नहीं लेते हैं, मिल्क पाउडर प्रोटीन जो भी है वो नहीं लेते हैं, उससे हो सकता है। या आपकी कोई दिनचर्या में ऐसी चीज शामिल है जो आप झुक करके काम करते हैं, उससे हो सकता है। लेकिन अगर पेन लोकलाइज नहीं होकर पैरों में आ रहा है या हाथों में आ रहा है, अगर गर्दन में दर्द है तो रेडिएटिंग पेन है। अगर पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, पैरों में दर्द आना तो आप तुरंत प्रभाव से चिकित्सक को दिखाना चाहिए। किसी भी हिस्से में अगर कोई चीज सुन्न हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज सुन्न होने का मतलब यही है कि आपकी नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो आपको दिखाना चाहिए। एक चीज हम जो व्यवहारिक जिंदगी में महसूस करते हैं डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आजकल गली गली जिम खुले हुए हैं, गली गली जो है दुकानें टाइप है, उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्टर नहीं है, बताने वाले नहीं है। क्या ऐसे रोगियों की भी संख्या है जो गलत जिम करके और फिर आप तक पहुंच रहे हैं? आपका एक प्रश्न है ना, अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं बताता। वैसे जो इंडियन कल्चर है, भारतीय जो कल्चर है, उसमें योग और प्राणायाम का वो दिया हुआ है शास्त्र। और जो जिम जो कल्चर है वो वेस्टर्न कंट्रीज का है। तो जिम का जो कल्चर इंडिया में आया है उसमें क्या है कि अपनी एक रूटीन में जिम किस लिए है, बॉडी बनाना, या अपने को उसके लिए ये है कि मुझे अत्यधिक वजन कम करना है, वो लाना है। अपना टारगेट ये नहीं है कि मैं फिट रहूं। वेस्टर्न कल्चर में टारगेट रहता है जिम जाने का कि मुझे सुबह आधा घंटा 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, मेरी बॉडी को मुझे फिट रखना है, स्टेमिना मेरा सही रहना चाहिए। अपने यहाँ जुनून हो जाता है, ज्यादा ज्यादा अत्यधिक वेट उठाते हैं लोग, प्रोटीन के जो वो हैं सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, या बिना इंस्ट्रक्टर के ही वो वेट उठाते हैं। तो बिना इंस्ट्रक्टर के कोई भी काम करेंगे आप तो किसी भी चीज में लापरवाही हमेशा घातक होती है। जब आपका ट्रेनर आपको बता रहा है कि आपको वेट कितना उठाना है, कितने दिनों में कितने वेट तक जाना है, आप वो पालन नहीं करते हैं तो कमर और गर्दन की नसों से संबंधित बीमारियां होना स्वाभाविक है। और ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जो वेट उठाते हैं, उनके कभी सर्वाइकल में डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी लंबर में डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ये तो चलो शहर में हुआ, शहर में आप तक आसान है पहुंच, कोई भी पहुंच सकता है, और दूसरा थोड़ा पढ़ा लिखा वर्ग भी रहता है। खासतौर से हम जब ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहां ये प्रॉब्लम किस तरह से लोगों में स्टार्ट होती है और अंत में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है? ग्रामीण परिवेश में क्या है कि जो किसान होते हैं, जो खेती करते हैं, तो उनकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है स्पाज्म आने से। कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, कभी वो झुक के काम कर रहे हैं। तो आजकल जो भी इस तरह की लाइफ में जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो पुराने जमाने जैसा खान पान तो रहा नहीं है। न वो एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, बाकी टाइम जैसे कभी उनको दर्द भी होता है तो इग्नोर करते हैं। वो इग्नोरेंस करते करते उनका दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है। और हमारे पास जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं कई बार तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि उनको इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब और लेटरिन में दिक्कत शुरू हो जाती है, पैरों में लकवा हो जाता है। तो फिर वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट से भी समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। और फिर उस पर भ्रांति यह है कि जैसे किसी का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद उसको आराम नहीं आया, जो कि स्वाभाविक है। अगर इनकॉन्टिनेंस है तो ऐसे पेशेंटों में आराम नहीं आने की गुंजाइश ज्यादा होती है।
तो वो फिर ऑपरेशन फेल हो गया है ऐसा उनके मन में विचार आता है। और अगर किसी दूसरे इंसान को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर से ऑपरेशन कराने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद भी ऑपरेशन फेल हो जाता है। तो जिसको आराम आ सकता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक मतलब गलत धारणा आगे से आगे प्रचलित चली जाती है। जबकि नर्वस सिस्टम में होता क्या है कि अगर एक बार भगवान ने अपने को दो तरह की सेल परमानेंट दी है, एक हार्ट की और एक ब्रेन की, जो कि रिप्लेस नहीं होती है। आपकी चमड़ी में कट लग जाता है, नई चमड़ी आ जाती है, हड्डी टूट जाती है, हड्डी अपने आप जुड़ जाती है दोबारा, अगर आप प्लास्टर नहीं भी लगाएंगे तो जुड़ जाती है। लेकिन जो हार्ट और जो ब्रेन है इनमें अगर डैमेज होता है तो परमानेंट सेल होती है। इंसान अगर इनमें भी रिपेयर करना शुरू हो जाता, अगर भगवान इनको भी रिपेयरेबल बना देता तो शायद मरता ही नहीं। तो ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो रही है या कोई इस तरह की परेशानी है तो समय रहते डॉक्टर को दिखाएं तो फायदा मिल सकता है। एक बार डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब, शहर तो हमारा भी मतलब ग्रामीण परिवेश जैसा ही है, जगह जगह खुदा हुआ पड़ा है विकास कार्यों के चक्कर में। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो आने वाले 2 महीने बाद जो बारिशों का 15-20 दिन बाद जो दौर शुरू होगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और वैसे तो प्रॉब्लम अभी कम नहीं हुई होंगी। आपके पास मरीज पहुंच रहे हैं कि ये धचकों की वजह से जो बहुत प्रॉब्लम में है इस वक्त? देखिए, मैं न्यूरोसर्जन हूँ, मेरा विषय जो है वो सबसे पहला है ट्रॉमा। तो इस विषय पे मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि पूरे शहर में जिस तरह से खुदाई है और जिसे बोलते हैं, मुझे लगता है कि इनकोऑर्डिनेटेड उसमें है, वे में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जिससे आप सुबह किसी रास्ते से जाते हैं, शाम को उस रास्ते से वापस आना शायद संभव ना हो, वो खुद जाता है या आपको रास्ता बदलना पड़ता है। तो इस कंडीशन में अगर बारिश आती है तो जो ट्रैफिक है उसको ये पता नहीं रहता गाड़ी चलाने वाले को आगे गड्ढा है नहीं है, तो स्वाभाविक है वो एक्सीडेंट बढ़ेंगे तो ट्रॉमा बढ़ेगा तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए तो अभी सुधारना 2 महीने में तो मुश्किल है। ये हो सकता है कि अगर कहीं निर्माण चल रहा है तो उसको पहले ही उसको बैरिकेड लगा के उस रास्ते को रोक दिया जाए ताकि ट्रॉमा से बचा जाए, अदरवाइज ये दुर्घटनाएं तो बढ़ेंगी, जो मेरा आकलन है। लेकिन मैं आपसे एक एडवांस सवाल, मतलब सवाल तो क्या, मैं आपसे सुझाव भी लेना चाहूंगा कि जब हम इतने आगे की जब बात कर रहे हैं, जब सबको ये पता है कि ये गड्ढे प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, लोगों की मतलब स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है और भी शरीर के अंदर नुकसान पहुंचता है, तो जब ये ट्रैफिक पुलिस या हमारी विकास की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जब ये प्लानिंग करती हैं, तो क्या इनको डॉक्टर्स के साथ में नहीं बैठना चाहिए कि भाई आपके केसेस क्या कहते हैं, आपकी रिसर्च, क्योंकि अंततः रिसर्च तो आपके पास आ रही है, सारे इस परिणाम जो है इन सब चीजों के आते तो अंततः आपके पास ही है ना। देखिए, इसमें जो रोड डिजाइन या कोई डेवलपमेंट है, इसमें जो इंजीनियर का काम है, वो इंजीनियर जो भी हैं सुझाव तो देते ही होंगे। और जैसे हॉस्पिटल का कोई डेवलपमेंट होता है तो उसमें डॉक्टर्स भी उस कमेटी में होते हैं। जैसे अगर एमबीएस हॉस्पिटल में कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो उसमें डॉक्टर्स कमेटी में स्वाभाविक रूप से शामिल होते हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन अगर रोड में या कहीं डेवलपमेंट में, फ्लाईओवर में डॉक्टर्स को इंक्लूड किया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की ऑलरेडी कमी है। अब वो अगर वो अपने क्लिनिकल वर्क को छोड़ करके इनमें ध्यान देंगे तो क्लिनिकल वर्क उनका हो जाएगा, सफर करेगा, मरीज परेशान होंगे। ये संभव नहीं हो सकता अपने देश में। लेकिन चलिए मान लीजिए संभव नहीं है, लेकिन जहां पर आप देखते हैं कि सड़कों पे जिसकी दादागिरी चली उसने अपने घर के आगे एक स्पीड ब्रेकर खड़ा कर दिया। अब वो स्पीड ब्रेकर ना किसी काम का, और बल्कि उससे परेशानी, शरीर खराब, गाड़ियां खराब, लेकिन अब वो चल रहा है तो चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बेसिकली स्पीड ब्रेकर के नियम है, उस नियम के आधार पे बने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अपने यहाँ नियम के आधार पर काम करना भी संभव नहीं है। अनैतिक और अननेसेसरी जो दबाव है उसमें, जैसे आपने बोला दादागिरी है, तो वो बनवा लिया उसने, जो ठेकेदार काम कर रहा है उससे मिल करके तो बन जाते हैं, उनको तोड़ने का किसी को ध्यान नहीं है। कई बार हमारी एजेंसियां खुद ही बना देती है ना अनशन तरीके से। उन सबके एक नियम है, हम कितना होगा, उसका रेडियस कितना होगा, सबका एक नियम है कि आपको कितना बड़ा बनाना है। जैसे शहर के अंदर कोई आपको बनाना है तो वो 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपको जैसे 4 लेन है उस पर नहीं बनाना चाहिए, 30 मीटर से कम जो रोड है उस पर नहीं बनना चाहिए। सबके नियम है, पर इन नियमों को शायद पालन केवल कागज में किया जाता है, बाकी रोड साइड पे कोई चेक करता है, ये संभव मुझे भी नहीं लगता होता होगा। लेकिन इन सब चीजों की वजह से आपको और हमको परेशानी बहुत होती है, ये बात एक सत्य है। एज ए न्यूरोसर्जन में बोल सकता हूँ कि मैंने आपको शायद पहले भी एक बार इंटरव्यू बोला था कि स्पीड ब्रेकर नहीं, स्पाइन ब्रेकर है, और मैं इनको स्पाइन ब्रेकर ही बोलता हूँ। आप अगर देखें, मैं रोज यहाँ से एमबीएस हॉस्पिटल जाता हूँ मेरे घर से, तो
सबसे बड़ा जो मुझे स्पीड ब्रेकर दिखता है वो जेडीबी कॉलेज के जस्ट सामने दिखता है, और मुझे लगता है स्पाइन ब्रेकर नहीं, वो ह्यूमन ब्रेकर है। वो इतना बड़ा ब्रेकर मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा अब तक। डॉक्टर साहब, मैं भी शायद दिन में 3 और 4 बार उस ब्रेकर को पार करके आता हूँ। बाइक पे महिलाएं पीछे बैठती हैं, अब महिलाएं पीछे बैठती हैं, अगर ब्रेकर अनियंत्रित रूप से इस तरह का ऊंचा होता है तो कई बार क्या है, महिलाएं दोनों पैर करके ही एक तरफ बैठती हैं, वो गिर जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी लास्ट 10-15 दिन पहले एक यंग लेडी आई थी, मैं नाम बताना उचित नहीं समझता, डीसीएम में गिर गई, हमारे पास ट्रॉमा करके आई, एक्सपायर भी हो गई। हमें बड़ा दुख होता है इन चीज़ों का। अभी कल भी एक पेशेंट आया था हमारे पास, ट्रू के पास किसी गांव से ब्रेकर पे से गिर गया, 70 साल की लेडी है। तो ये ब्रेकर पे अगर ध्यान रखा जाए, अब ये मैं नहीं बोल रहा ब्रेकर की वजह से गिरी है, लेकिन वो जो रिलेटिव हमें बताते हैं वो बता रहा हूँ कि साहब ब्रेकर पे गिर गई। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं आती हैं, तो अगर इनका ध्यान रखा जाए। कुछ लोग होते हैं जो गड्ढे में गिर जाते हैं, अब गड्ढों का कितना उसमें बैरिकेड लगाने चाहिए अपने को। कई बार क्या होता है कि जैसे लाइट नहीं है, अब लाइट की सब जगह लाइटें लगा रखी हैं, सरकार क्या कर सकती है, लाइट लगा सकती है। लाइट चालू है कि नहीं है ये जिम्मेदारी लाइनमैन की है, वो देखता ही नहीं है। सही बात है। लापरवाही हर स्तर पे होती है, अपने स्तर पे भी होती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ हमारे स्तर पे नहीं होती। कई बार हो सकता है हम मीटिंग में है, पेशेंट आया, हम भी नहीं देख पाते हैं। लापरवाही हर स्तर पे, तो लापरवाही जब तक रहेगी जब तक नुकसान होता रहेगा। एक डॉक्टर साहब, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है मेडिकल कॉलेज में, ब्रेन ट्यूमर की आपने कई सर्जरी की है। ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है? देखिए, ट्यूमर जो शब्द है वो ट्यूमर है अपने शरीर की किसी भी कोशिका की अनियंत्रित ग्रोथ होना। जैसे बच्चा छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, तो हड्डी एक उसमें ग्रोथ होती है उसकी एक लंबाई के आधार पे, और चमड़ी की भी उसी तरह से ग्रोथ होती है, अपने बाल की भी उसी तरह से ग्रोथ होती है। तो ये एक नियंत्रित ग्रोथ है। अगर ये ग्रोथ अनियंत्रित हो जाए, एक हिस्सा उसका अनियंत्रण रूप से बढ़ जाए, तो उसको ट्यूमर बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। वो किसी भी अंग का हो सकता है, हड्डी का हो सकता है, वो चमड़ी का हो सकता है, बालों का हो सकता है, पेट की आंत में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है ट्यूमर। सेम उसी स्थिति में ब्रेन में जो ब्रेन की कोशिकाओं से जो अनियंत्रित रूप से ग्रोथ होती है, तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर मोस्टली 50% सादी गांठ होते हैं। सादी गांठ में जैसे कि ब्रेन की झिल्ली होती है मेनिंजीज, उसका मेनिंजियोमा हो सकता है, एपिडर्मोइड डर्मोइड हो सकते हैं। तो ये 50% जो ट्यूमर होते हैं वो तो सादे होते हैं, निकाल दिए उसको टाइम पर, तो उसके बाद जो मरीज होता है वो लंबी जिंदगी जीता है। 50% जो ट्यूमर होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि कैंसरस गांठ है, वो कुछ हद तक खराब होती हैं, उनमें मेटास्टेसिस होते हैं, ग्लायोमा होते हैं, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होते हैं। उनमें भी किसी हद तक अगर वो प्राइमरी स्टेज में हमारे पास आ जाते हैं तो ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से मरीज लंबा जीता है। कुछ ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें वो इतनी एडवांस स्टेज में होता है कि निकालने के बाद भी पेशेंट ज्यादा लंबा नहीं जी पाता है। पहचाने कैसे? मान लीजिए मेरे मस्तिष्क में अगर कोई हो रही है, बढ़ रही है कोई गांठ, तो उसकी पहचान मैं कैसे कर सकता हूँ या पता कैसे चले? ब्रेन ट्यूमर के लिए ये एक अच्छा प्रश्न है। जैसे हमारे पास मरीज आते हैं, उसको कोई दिक्कत होती है 3 दिन से, हम उसकी जांच करवाते हैं, उसको ट्यूमर निकलता है, रिलेटिव बोलता है कि साहब इसको पहले कोई दिक्कत नहीं थी। तो बीमारी का जो ट्यूमर है वो ट्यूमर ब्रेन में धीरे धीरे ग्रो करता है, और वो तब तक कोई सिम्टम नहीं देता जब तक कि ब्रेन का जो वॉल्यूम है उसमें आईसीपी रेज ना हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज ना हो। जब प्रेशर रेज हो तो उसके सिम्टम आते हैं, या वो किसी अंग विशेष में हो तो उस अंग विशेष को नियंत्रण वो खो दे, तब उसके सिम्टम आते हैं। तो सिम्टम में हो सकता है जैसे आंख से नहीं दिखना, या आंखों से कम दिखना शुरू हो जाना, लगातार हर महीने में नंबर चेंज हो रहे हैं, लगातार कम दिखना हो रहा है, या एक तरफ का फील्ड ऑफ विजन चला जाता है उसका, जैसे वो बोलता है सीधा देखता हूं, उसको साइड का नहीं दिखता है, या दो दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। कान में घंटी बज रही है, कान में सुनाई कम दे रहा है, चलने फिरने में उसको बैलेंस नहीं बन पा रहा है, चक्कर आते हैं, गिर जाता है, या एक तरफ झुक करके चलता है, एक हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, एक हाथ पैर में लकवा हो सकता है। और कई बार मरीज को केवल सीवियर हेडेक होता है, केवल बहुत तेज सर में दर्द है, सर दर्द उल्टी होती है, सर दर्द ठीक हो जाता है। इस तरह के सिम्टम अगर किसी को है तो उसको दिखा करके जांच करवानी चाहिए। आप जैसे कोई पहली बार जब कोई रोगी सारे लक्षण के साथ में आता है तो आपकी जांच क्या होती है? सबसे पहले हमारी जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हम सीटी स्कैन करवाते हैं। उसका सीटी स्कैन में अगर हमें लगता है कि नॉर्मल है तो आगे उसको हम नहीं करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन सीटी स्कैन में अगर हमें लगता है कि इसमें ट्यूमर आ रहा है नजर, तो फिर हम उसमें एमआरआई पे जाते हैं, एमआरआई कराते हैं, उसका ट्यूमर का हम देखते हैं किस साइज का है, साइट क्या है उसकी, साथ में वो जो उसका एलोकेंट एरिया में है कि नहीं है, कितनी ब्लड वेसल्स के साथ वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसका रिलेटिव को समझा के ऑपरेटिव प्लान करते हैं और फिर सर्जरी करते हैं।
कोटा मेडिकल कॉलेज में ब्रेन ट्यूमर की लगभग 90% सर्जरी लगभग यहाँ हो जाती है। कोटा में हो जाती है, कोटा मेडिकल कॉलेज में हो जाती है और वो सरकारी योजनाओं में बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता है। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। नहीं, आपकी जैसे जांचें काफी कॉस्टली होती थी एक जमाने में। सिटी एमआरआई भी बिल्कुल फ्री है, ऑपरेशन भी बिल्कुल फ्री है। राजस्थान का अगर कोई निवासी है उसके पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड भी है तो सब कुछ फ्री है। दूसरा जो 10% केसेज हैं वो इस तरह के होते हैं कि या तो इनऑपरेबल हैं वो, या वो उनके लिए बहुत हायर एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए फिर वो हम लोग रेफर कर देते हैं। अदरवाइज 90% ट्यूमर यहाँ ऑपरेबल हैं और ऑपरेट कर देते हैं हम लोग। मस्तिष्क से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि अगर ज्यादातर अगर व्यक्ति की शुरुआत में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दिमाग से ही शुरू होती है, बाद में शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती होगी। मस्तिष्क में एक जो प्रॉब्लम है अवसाद की, डिप्रेशन की, वो क्या केमिकल ऐसा लोचा होता है कि व्यक्ति अवसाद में चला गया, आत्महत्या कर ली, परेशान हुआ, अवसाद हुआ, डिप्रेशन आया, कुछ और कर लिया? ये क्या है, लोचा क्या है, केमिकल लोचा? थोड़ा सा आप सरल भाषा में मेरे को समझाइए। देखिए होता क्या है कि पहले जो प्रचलन था वो एक ज्वाइंट फैमिली का प्रचलन था। ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था कि जैसे 5 आदमी कमाने वाले हैं, एक की अगर नौकरी छूट भी जाती है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता था, 4 आदमी उसको सपोर्ट करते थे। अगर एक आदमी दुखी है तो बाकी के लोग उससे 1 या 2 दिन में पूछ लेते थे तेरे को कोई प्रॉब्लम तो है, तो बता नहीं रहा, या उसको जबरदस्ती उसके आसपास वालों से या मित्रों से पूछते थे। अब ट्रेंड आ गया न्यूक्लियर फैमिली का, तो पति पत्नी और बच्चे। अब उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो पूछने वाला कोई है नहीं। जब वो अकेला रहता है, अपने मन की जो पीड़ा है उसको बाहर नहीं बता पाता है, तो होता क्या है कि वो अकेलापन में उसके धीरे धीरे, जिसे बोलते हैं कि उसके बॉडी में हार्मोन का इम्बेलेंस शुरू हो जाता है। अपने बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। क्योंकि आप जैसे हाथ को हिला रहे हैं, इस हाथ को, तो आपके ब्रेन में एक एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, उसने दूसरे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया, धीरे धीरे वो एक चेन बनती है और हाथ हिलता है। तो एक हार्मोन का पूरी बॉडी में एक, जिसे बोलते हैं कि सब कुछ जो अपना सिस्टम चल रहा है, ब्रेन नियंत्रण भी हार्मोन के द्वारा ही कर रहा है। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन थायराइड के रिलीज होते हैं, अपने पेनक्रियाटिक ग्रंथि से इंसुलिन होता है डायबिटीज के लिए, सेम वैसे ही बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं जो अवसाद के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। कई बार आप देखते हैं किसी व्यक्ति को देख के आपको नेचुरल खुशी मिलती है, किसी से मिलके आपको बहुत उत्साह, या कोई चीज आप देख करके आपकी मनपसंद खाने की चीज मिली, आपको अच्छा लगता है, तो उसमें एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक अच्छा हार्मोन होता है, आपको खुशी देता है। उसी तरह से एक सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, आप अवसाद में हैं, तो धीरे धीरे एक साइकिल बन जाता है, वो आपको एक मेंटल, जिसे होता है डिप्रेशन में ले जाता है। उसके बाद आप फिर डिप्रेशन में जाते हैं, एक विस्कस साइकिल शुरू हो जाता है, आप पे नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आकर के आप अपने आप को अकेला एक तरफ कमरे में बंद कर लेते हैं, फिर और साइकिल से और सेरोटोनिन दुगना, फिर तिगना, इस तरह से बढ़ता जाता है, नेगेटिव थॉट बढ़ते जाते हैं। बढ़ते बढ़ते फिर आपको अवसाद की ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। और अगर किसी को सुसाइडल टेंडेंसी है, घर में अगर आपको लगता है कोई अवसाद का मरीज है, तो वो ऊपरी हवा नहीं है, उसको जो लोग ले जाकर के भी बालाजी के यहाँ, कभी किसी फकीर के यहाँ की मस्जिद में, वो नहीं ले जाना है, उसको मनोरोग चिकित्सक को दिखाएं। क्योंकि ये जैसे आपको बोलते हैं केमिकल लोचा, आपने बोला वो केमिकल लोचा है, इसके लिए दवाइयां बनी है, दवाइयां देंगे, हार्मोन का बैलेंस आएगा तो मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा अखबारों में आता है कि उसको बेड़ियों से जकड़ करके पिछले 3 साल पटक रखा है, तो वो अच्छा नहीं है। सभ्य समाज है, सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी चीज आपने एक बात और देखी होगी, मैं महसूस करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने एक महसूस किया है कि जैसे आप किसी मंदिर पे या किसी उसमें जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को, कोई माता जी आ रहे हैं, कोई किसी को गुरु जी आ रहे हैं, कोई ऊपरी हवा है, आपने उनमें से कितने लोग ग्रेजुएट लेवल के देखे हैं? बहुत कम होते हैं, अज्ञानी। मैं को एक आदमी बता दें आप जो एजुकेटेड है, जो पढ़ा लिखा है, और उसके कोई वहां माता जी या बेरू जी आ रहे हैं? नहीं बैठ, बिल्कुल नहीं। ये उनमें आते हैं जो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो मानसिक बीमारी है। वो थोड़ा सा आकर्षण भी चाहते हैं, अटेंशन प्रति अटेंशन के भाई मेरे के ऊपर दिमाग लगाया जाए, मेरे को अभी जैसे आज आप हैं, आपको तो हर कोई जैसे न्यूज चैनल के माध्यम से रोज देखते हैं, तो आपको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपको आज यहाँ से उठा के इसी जगह रख दूं जहां आपको कोई ना देखे, तो आपको 15 दिन के बाद आपको भी वो दिक्कत हो जाएगी कि मेरे को कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे, आप
इस चैनल से हटेंगे, दूसरे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे या कोई अन्य काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप में वो क्वालिटी नहीं है, वो योग्यता नहीं है, तो आप दबे रह जाएंगे। दबे रहेंगे तो आप में मानसिक अवस्था आपकी इस तरह की हो जाएगी कि आप में डिप्रेशन आएगा और फिर आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देंगे। तो ये जो हरकतें होती हैं ये भी मनोरोग के उसमें आती है। एक और भ्रांति जो हमारे समाज में रहती है, हालांकि वो भी मनोरोग से जुड़ा हुआ, लेकिन वो चीजें चूंकि ये सब मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा और इस पे बातचीत कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, मैं बहुत सारे हमारे दोस्त लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे वो बहुत रेगुलराइज थे अल्कोहलिक रूप से, अल्कोहल रोज लेते थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही अल्कोहल छोड़ा तो उनके शरीर में भांति भांति के परिवर्तन हो गए, या डिप्रेशन में ही चला गया कोई, या उसके और कोई सिम्टम सामने आ गए। इसका भी कोई दिमाग से संबंध है कि, या इसको टैबेको को लेकर के भी है कि भाई सिगरेट आपने छोड़ी तो आपके सामने कुछ नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई? ये भी कोई मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विषय है या ये भी कुछ? देखिए, जहां तक अपन किसी भी नशे की बात करें, अल्कोहल है या कोई अन्य टोबैको वगैरह है, ये एक तरह से अपनी बॉडी को जब लेते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी देता है, ये सीधा मेटाबोलाइज होता है बॉडी में अल्कोहल, तो इंस्टेंट एनर्जी होती है, तो पेशेंट को बड़ा अच्छा फीलिंग होती है, और अच्छी फीलिंग होती है तो एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको लगता है कि मैं इसको पीने के बाद अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ, अच्छा होता है मेरे लिए। लेकिन वो बॉडी के लिए नुकसान होता है, उसकी बॉडी के जैसे लीवर एंजाइम है वो उसको मेटाबोलाइज करते हैं जिस चीज के लिए वो नहीं बने हैं। वो बने हैं सामान्यतः ग्लूकोज फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए, लेकिन वो मेटाबोलाइज कर रहे हैं अल्कोहल को, तो वो एक उसके वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उससे वो डैमेज करते हैं सेल्स को, तो नुकसान होता रहता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप लगातार उसको सेवन करते हैं और अब आप उसका सेवन करना एक साथ बंद कर देते हैं, बंद करते हैं तो आपकी बॉडी में, मैंने जैसे बोला कि वो एंडोर्फिन रिलीज होना बंद हो जाते हैं, आपके बॉडी की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपकी बॉडी में एक डिप्रेशन की महसूस होता है, एक दिन दो दिन, फिर उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इरिटेबल शुरू हो जाता है, वो इरिटेबल हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद वॉयलेंट बिहेवियर करेगा, मारना पीटना शुरू कर देगा। तो उसके लिए फिर नशा मुक्ति केंद्र में सेम तरह से उसको अलग से दवाई दी जाती है जो उसको कार्विंग को कम कर दे, एल्कोहल की डिमांड कम कर दे। तो इस तरह से लंबा एक प्रोसेस होता है, तो एल्कोहल छोड़ना संभव हो जाता है उसका। आप मेडिकल कॉलेज में सह आचार्य भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। जैसा कि नया मैंने सुना था कि अब अगर कोई न्यूरो सर्जरी चल रही है तो नए बच्चों को आप दूर खड़ा रखते हैं, उससे पहले करवाते नहीं है। पहले जबकि आपके जमाने में शायद कुछ ऐसा था कि भाई आपको भी ये काम करने दिए जाते थे। ऐसा नहीं है। न्यूरो सर्जरी में जब एमसीएस कर रहे हैं, जैसे एमबीबीएस लेवल पे क्या होता है, उनमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता उनको पढ़ाया जाता है थ्योरेटिकल, और प्रैक्टिकल में जो उनकी एक क्यूरिकुलम है उसके हिसाब से उनको काम दिया जाता है। सेम एमसीएस में होता है। एमसीएस में जब बच्चे एमसीएस करने आते हैं तो उनको शुरू में थ्योरेटिकल जो पढ़ाया जाता है उनसे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी सर्जिकल जो स्किल है वो उसकी डेवलप की जाती है, उसको असिस्टेंट का तौर पे काम करने को दिया जाता है। जब वो अच्छा काम करता है तो धीरे धीरे वो अंडर गाइडेंस वो सर्जरी परफॉर्म करता है। अगर वो बिना सर्जरी परफॉर्म करे पास हो जाएगा तो बाहर जाकर के एक जिम्मेदार चिकित्सक नहीं बन सकता। तो इसी भ्रांति गलत है। कोई भी सर्जिकल ब्रांच हो उसमें वो अंडर गाइडेंस ऑफ जो भी उसका टीचर है, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो अंडर गाइडेंस सर्जरी परफॉर्म करते हैं। और साथ में शुरू में असिस्ट करेंगे, बाद में इंडिपेंडेंट परफॉर्म करेंगे, तभी बाहर जाके परफॉर्म कर पाएंगे। डॉक्टर एसएन गौतम आज एक बेहतरीन चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। मैं एसएन गौतम डॉक्टर एसएन गौतम से जानना चाहूंगा कि वो अपना उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आप कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। देखिए, मैं बेहतरीन चिकित्सक हूँ या नहीं हूँ, ये तो एक समाज ही डिसाइड करता है, और समाज का आकलन जो है वो कभी अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मेरा ये मानना है आदमी को अपना आकलन स्वयं करना चाहिए, और चिकित्सक अच्छा है या बुरा है उससे बेहतर है चिकित्सक को अच्छा इंसान बनना। अगर आप यहाँ पे एंकर अच्छे हैं या बुरे हैं ये दुनिया बताएगी, लेकिन आप अपने आप को कितना अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं आपको ये डिसाइड करना है। आपको रोज ये डिसाइड करना है कि मुझे ये कोई भी गलत काम नहीं करने, जो मुझसे अच्छे हो सकते हैं वो करने हैं, और मुझसे अच्छा नहीं हो सकता तो मुझे गलत तो नहीं करना है। सही बात। तो मैं भी रोज यही करता हूँ कि मुझसे कोई किसी का अच्छा हो सकता तो ठीक है, और ना हो तो बुरा तो नहीं करना है, उसको अवॉइड कर दें। डॉक्टर एसएन गौतम के बारे में अच्छाई की बात मैं क्लियर कर दूं, आप सुनवाई बेहतर तरीके से करते हैं। चाहे मरीज का, देखिए मरीज को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा
ये अलग पैटर्न है, लेकिन डॉक्टर अगर वो डॉक्टर के पास जा रहा है और डॉक्टर ने उसको बैठा करके अगर ढंग से सुन लिया तो मरीज की निगाह में वो डॉक्टर नहीं भगवान हो जाता है। देखिए, हर चिकित्सक मरीज के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करता है। कभी भी कोई चिकित्सक ये नहीं चाहता कि उसका मरीज ठीक ना हो, कोई भी, क्योंकि अगर मरीज ठीक नहीं होगा तो वो कभी भी प्रैक्टिस उसकी अच्छी नहीं हो पाएगी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं इसी परिवेश से ही हूँ। सांगोद मेरा पास में एक नेटिव प्लेस है, 60 किलोमीटर ही गाँव है मेरा। मैं यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, सांगोद से ही। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अभी शायद कॉलेज बन गया वहाँ पे, उससे पढ़ा हूँ। MBBS मेरी कोटा मेडिकल कॉलेज की है, फिर MS मेरी बीकानेर से है, और मेरी MCH अहमदाबाद से है, BJ मेडिकल सिविल हॉस्पिटल जो है। उसके बाद से यहाँ गवर्नमेंट जॉब पिछले 10 सालों से यहीं काम कर रहे हैं। आप किसी कोचिंग में नहीं गए? जब हमने सीनियर सेकेंडरी पास करी, उसके बाद यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, 1 साल कोचिंग करके, फिर PMT, उसके बाद कोई कोचिंग नहीं करी। हमारे टाइम पे ट्यूशन वगैरह एक आखिरी सवाल है मेरा, कोचिंग क्यों जरूरी है? क्या ये एक अभिशाप नहीं है? देखिए, मैं ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक सीधी भाषा में एक एज ए डॉक्टर से मैं आपको एक सीधी भाषा में समझा रहा हूं। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी घोड़ा अपनी मर्जी से पिएगा, उसको पीना है कि नहीं पीना है। तो कोचिंग जो है वो सारे घोड़ों को कोचिंग तक आप ले जा सकते हो। सेलेक्ट कौन सा बच्चा होगा, वो बच्चा जो उसको पढ़ेगा वही सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 100% कोचिंग से सिलेक्ट हो रहे हैं, बिना कोचिंग के भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। सामने बैठे मेरे उदाहरण लेकिन जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट ऐसा है कि एक तो भेड़ चाल है, सबको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है अपने बच्चों को, तो वो भेड़ चाल में सब शामिल है। दूसरा, उसके बच्चे में कैलिबर है या नहीं है, उसके बावजूद माँ बाप का प्रेशर है, तो वो उसमें जाना है। तीसरा, कोचिंग का एक जो एडवांटेज है वो भी है, वो ये है कि आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता नहीं आपके साथ वाला क्या पढ़ रहा है, और ये कंपटीशन एग्जाम है। आपको कम्पिटिटिव जब एग्जाम होते हैं तो आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। तो कोचिंग का जो केवल एक मात्र फायदा है वो है इन्वायरमेंट। आपको एक इन्वायरमेंट दे दिया गया है कि आपको पढ़ना है, इसमें रहना है। अगर मैं आपको यहाँ से उठा के ऐसी जगह ले जाऊं जहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन एनवायरनमेंट बहुत खर्चीला है। हाँ, ये तो खर्चीला है। दूसरा, हमारे कई बच्चों को जो है वो अवसाद में भी धकेलता है। बिल्कुल सही और हम उसके बुरे परिणाम वहां पर हम देख रहे हैं। लेकिन कोटा में कोचिंग के अलावा कोई और इंडस्ट्री डेवलप होना आवश्यक है, अदरवाइज ये कोटा की लाइफ लाइन भी है। जितने अवसाद से सुसाइड बच्चे कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर कोचिंग बंद हो जाएंगे तो लोग करेंगे यहाँ पे। तो ये तो हमने अपने आप से बना लिया ना, क्योंकि इतने सारे हॉस्टल हैं, सब कर्जों में है, सबने कर्जे लेके। भाई साहब, ये तो फिर वो हुआ ना कि हम किरायों के ऊपर जिंदा हैं। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। ये शहर किराए पे जिंदा हो गया। 2 साल तक जब कोरोना में यहाँ बच्चे नहीं थे, 1.5 साल तक, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जो अवसाद में थे। बीमारी कुछ नहीं थी, केवल ये था कि लोन की किस्तें नहीं चुक पा रही हैं, इतना बड़ा हॉस्टल बना लिया है, किराए पे नहीं जा रहा है, इवन जो चौकीदार रख रहे हैं उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये तो एक कोटा की लाइफ लाइन हो गई है। लेकिन विकल्पों पे विचार जारी रखना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। अदरवाइज कोई अन्य इंडस्ट्रियां डेवलप हो तब तो कोटा की लाइफ लाइन बने, वरना यही लाइफ लाइन है कोटा की। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ। धन्यवाद।